नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग जो हैं आज गांधीवाद और गांधीवाद चरण से संबंधित बातें डिस्कस करेंगे। गांधीवाद के अंतर्गत हम लोग गांधी को जो है दो भाग में बांट करके देखेंगे। एक, गांधी का अफ्रीका में क्या कार्य रहा, है ना, गांधी का प्रारंभिक जीवन और गांधी अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन, गतिविधियां या कोई न्यूज़पेपर निकाला है, उन सबको हम लोग जो है कवर करेंगे। उसके बाद भारत में गांधी जी के द्वारा 1915 से 1947 तक का जो घटनाक्रम रहा है ना, उन सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गांधीवादी आंदोलन जो हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम दो चरणों में बांट करके देखेंगे। एक, मिस्टर गांधी का जो है थोड़ा सा परिचय, उनका प्रारंभिक जीवन, है ना, और इसके साथ अफ्रीका में गांधी की भूमिका, अफ्रीका में गांधी की भूमिका, तो यहां हम डिस्कस करेंगे। अफ्रीका में गांधी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गांधी ने अफ्रीका को अपनी प्रयोगशाला कहा है। प्रयोगशाला कहने का मतलब यह है कि गांधी ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जो सत्य अहिंसा की जो बात उन्होंने भारत के आंदोलनों के दौरान की, तो सत्य अहिंसा की बातें, है ना, सांप्रदायिकता वहां नहीं थी, यहाँ वो फैल रहे। तो जिन जिन मामलों पर गांधी ने भारत में एक्सपेरिमेंट किया, गांधी जी के जो आंदोलन चले भारत में, वो सारे की सारी पृष्ठभूमि गांधी ने जो है अफ्रीका में सीखी थी। तो उसी प्रयोगशाला और वहां किए गए उनके प्रयोग की चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। इसके बाद जो है गांधी की भारत में क्या भूमिका रही, है ना, गांधी की भारत में भूमिका, तो गांधी की भारत में क्या भूमिका रही, इन दोनों बातों को जो है हम लोग विस्तार से कवर करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी के परिचय की बात होती है तो 2 अक्टूबर 1869 1869 में उनका जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में, है ना। इसी कारण से हम लोग जो है 2 अक्टूबर को हर वर्ष गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं, है ना। 2 अक्टूबर का त्यौहार हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में शामिल है। उसका कारण यही है कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी कहें तो एक संपन्न परिवार से संबंधित हैं। गांधी जी जाति से बनिया थे, है ना। जाति से बनिया थे तो इसका मतलब है कि संपन्नता जो है उनके पृष्ठभूमि में थी, है ना। पत्नी कस्तूरबा है। गांधी का जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, वो उनकी पोरबंदर गुजरात में हुई। वहाँ उन्होंने जो है हाई स्कूल 12th का जो है एग्जाम क्वालिफाई किया। ये जब हम गांधी की बात करते हैं तो गांधी का मामला ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने जो है, या गांधी एक प्रतिभा, बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, इस बात का अगर अंदाजा हम लगाएं तो गांधी जी प्रारंभ से ही जो है गणित, विज्ञान जैसे विषयों में कमजोर थे, या ऐसे कहें कि उनकी रुचि नहीं थी इन विषयों में। लेकिन कई बार उनको स्कूलों से निकाला भी गया, है ना। तो जो कहा जाता है कि कोई बच्चा प्रारंभ से प्रतिभाशाली है और आगे चल कर के वो बहुत सारी बातें करता भी है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी शुरुआत से ही प्रतिभाशाली नहीं थे, है ना। गांधी हर जगह पर जो है आप देखेंगे शुरुआती जीवन में उनको असफलता नजर आ रही है। मैंने कहा कि प्रारंभ में उनका जो प्रारंभिक जीवन है, या हम मैं कहूँ
बचपन में गांधी प्रतिभाशाली बच्चों में शामिल नहीं थे, आप ऐसे कह सकते हैं, है ना? कि जब स्कूलों में से अध्यापकों के द्वारा शिकायत की जा रही है, स्कूलों से निकाला जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि प्रतिभा जो उनके अंदर थी या गणित और साइंस जैसे विषयों में उनकी रुचि नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि बचपन से प्रतिभा तो उनके अंदर नहीं थी, है ना? दूसरी बात कि जब गांधी लंदन जाते हैं, गांधी लंदन में जो है बैरिस्ट्री की डिग्री, लॉ की पढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने जो है लाइब्रेरी में उपन्यास नोबेल पढ़ना शुरू किया, नोबेल पढ़ा, वो बहुत सारी किताबें पढ़ी जो उनके लॉ और से संबंधित चीजें नहीं थी, तो इसका मतलब है कि रुचि उसमें भी नहीं थी, है ना? और फिर 1893 में गांधी जब बैरिस्टर की डिग्री पास करके ब्रिटेन से वापस आ रहे हैं, तो अपने ही गुजरात के क्षेत्र में उन्होंने, उनके पिताजी ने जो है उनको एक लोकल अदालत में प्रैक्टिस के लिए भेजा। जब उनको अदालत में प्रैक्टिस के लिए भेजा जा रहा है ना, तो वहां भी वो उनका अपने वकील का जो प्रतिभा है, वकील में जो प्रतिभा होनी चाहिए, वो प्रतिभा भी उनके अंदर नजर नहीं आ रही है, वहां भी वो फेल हो जा रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं कि प्रतिभा उनके अंदर बचपन से नहीं थी, इस बात को हम लोग सिद्ध करते रहे हैं कि वकील की बैरिस्टर डिग्री करने के बावजूद भी जो है भारत में वो एक वकील वाली प्रतिभा नहीं अपना पा रहे हैं, है ना? उसके बाद उनके पिताजी ने जब वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों ने उनको वहां से जाने के लिए कहा, तो फिर गांधी घर पर वापस आ जाते हैं और उसके बाद उनके पिताजी के द्वारा पुनः एक स्कूल में शिक्षण कार्य करने के लिए भेजा जाता है। जब वो शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों वहां भी गांधी जी फेल हो जाते हैं। जिस प्रिंसिपल ने उनको डेमो क्लास में भेजा था, उस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये था कि मिस्टर गांधी, आप यहाँ तो छोड़िएगा, कहीं और भी मत पढ़ाइएगा। अब यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि पढ़ाने में भी वो जो हैं रुचि नहीं रख पा रहे थे या उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे जो एक डिमांड होती है। तो गांधी शिक्षण या शिक्षक के तौर पर भी फेल हो जाते हैं। तो आप समझिएगा, गांधी के बारे में ये बात है कि गांधी बचपन से लेकर के और जीवन युवावस्था तक वो हर जगह पर जो है फेल नजर आ रहे हैं। तो हम ये बात तो कंफर्म कर देते हैं कि भाई प्रतिभा उनके अंदर बचपन से नहीं थी, क्लियर है। लेकिन उन्होंने जो कुछ अफ्रीका में किया, जो अफ्रीका में सीखा, वो गांधी के संघर्षों का परिणाम था। गांधी के संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि सफलता, अभी हम देखेंगे गांधी ने जो सिद्धांत दिया, साधन और साध्य की पवित्रता पर जोर दिया गांधी ने, तो गांधी के इन विचारों से ये प्रेरणा मिलती है कि लगातार प्रयास, और प्रयास उस क्षेत्र में जहां हमारी रुचि काम करती है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि, उस क्षेत्र में किया गया कार्य व्यक्ति को 100% सफलता दिलाता है। इसी आधार पर हम लोग जब गांधी के अफ्रीका में प्रति संघर्षों की बात कर रहे होंगे तो उन पर चर्चा करेंगे। जब वो वकील के कार्य से फेल हो जाते हैं, तो फिर उनके पिताजी के एक मित्र हैं दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला अफ्रीका में एक कंपनी चलाते थे, व्यापारी हैं। उनका अपने भाई के साथ कुछ विवाद था, तो उसी विवाद को सुलझाने के लिए वो गांधी को वकील के तौर पर हायर करते हैं और जो है उनको अफ्रीका ले जाते हैं। तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं, है ना? जब गांधी अफ्रीका पहुंचे, तो आपने सुना होगा कि गांधी के साथ वहां अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। दोस्तों यहां से प्रीलिम्स में सवाल आता है ना? एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, गांधी कहां से कहां तक की यात्रा कर रहे थे। जब वो अफ्रीका में हैं, तो गांधी
डरबन से लेकर डरबन से पिक्टोरिया की यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान इसके बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। पिट्सबर्ग स्टेशन। तो ये हमारे एग्जाम्स की पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है। दादा अब्दुल्ला का नाम ध्यान रखिएगा। दादा अब्दुल्ला का नाम जो है पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि गांधी किसका मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे, तो दादा अब्दुल्ला का नाम ध्यान रखिएगा। तो गांधी अफ्रीका में डरबन से विक्टोरिया की यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके पास जो है फर्स्ट डिवीजन का टिकट था, सूट वूट में वो रेडी थे। तो वो फर्स्ट डिवीजन की टिकट के माध्यम से वो उस रेलवे में बैठे जहां काले लोगों को बैठने की अनुमति नहीं थी या अफ्रीका भारतीय लोगों को उसमें बैठने की परमिशन नहीं थी। जब एक ट्रेन के अधिकारी ने जब इसका देखा तो गांधी पर नाराज हुआ। गांधी से पूछा कि आप यहाँ क्यों? तो मिस्टर गांधी ने उसको टिकट दिखाया और थोड़ी बात वो कानूनी बातें उसको समझाने लगे। इस वजह से वकील को वो ट्रेन का जो कोच था उसको गुस्सा आया, उसने गांधी के गाल पे तमाचा मारा और मिस्टर गांधी को इसी रेलवे स्टेशन पर जो है पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो है धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। दोस्तों रात का समय था। गांधी उसी स्टेशन पर जो है नजदीकी एक होटल को हायर करने का प्रयास किया था, लेकिन गांधी की वेशभूषा, अफ्रीका में काले रंग का भेदभाव था, भेदभाव वाली जो नीति चल रही थी, तो गांधी को वहां होटल का किराया या होटल का कमरा भी नहीं मिला, वहां से भगा दिया गया। जब मिस्टर गांधी सुबह बग्गी को हायर कर रहे थे तो वहां भी उनके साथ अपमान हुआ कि एक अंग्रेज के आने के बाद जो है उनको हटा दिया गया। तो गांधी को अफ्रीका में पहली बार रंग भेद नीति का एहसास हुआ कि अफ्रीका में ये सब जो हो रहा है जो ब्रिटेन में नहीं होता था। रंग भेद की नीति का पहला एहसास जो है गांधी को, या भेदभाव वाली नीति का जो एहसास गांधी को अफ्रीका में पहली बार हो रहा है। कोई बात नहीं, सफलता ये रही गांधी जी की कि दादा एंड कंपनी का जो मुकदमा था गांधी जी सफल हो जाते हैं। अब सवाल यही है, ये शोध का विषय है कि गांधी ने ऐसा क्या किया कि यहां जो गांधी ने जो किया कि उनको जो उस मुकदमे में सफलता मिली। तो सफलता वास्तव में शोध का विषय है कि गांधी ने ऐसा क्या किया होगा कि वो सफल हो जाते हैं। चलिए जो भी रहा हो, लेकिन गांधी सफल हुए। उसके बाद जब गांधी अफ्रीका से वापस आने की तैयारी कर रहे हैं तो अफ्रीका में जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनाकर के भारत से ले जाए गए थे, उनके साथ बड़ी समस्याएं थी। कार के घंटे बहुत ज्यादा थे उनको एक एडमिट कार्ड के तौर पर जो है उनको पत्र गले में डाल के रखना पड़ता था। आगे डिस्कस करेंगे। रात के 9 बजे के बाद उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हिंदू परंपरा से जो उनके विवाह किए गए थे उस मैरिज को भी खारिज कर दिया गया था। तो इन समस्याओं से जब गांधी को अवगत कराया गया तो मिस्टर गांधी ने जो है अफ्रीका में इन समस्याओं से लड़ने के लिए अपने आप को वहां रोका और उन तमाम मजदूरों की समस्या को लेकर गांधी ने संघर्ष किया। इसी संघर्ष की कहानी में उन्होंने वहां कुछ आश्रम, कुछ संस्थाओं की स्थापना की है, एक न्यूज़पेपर निकाला है, जिनको हम देख लेते हैं। गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नटाल भारतीय कांग्रेस गांधी के द्वारा अफ्रीका में स्थापित की जाने वाली एक संस्था है। तो इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है ना। और 1904 में फोनिक्स आश्रम की स्थापना हो रही है। नटाल भारतीय कांग्रेस और फोनिक्स आश्रम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1904 में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की जा रही है, फॉर्म की।
जो मैंने कहा कि अफ्रीका में मजदूरों की जो समस्या थी, पंजीकरण प्रमाण पत्र को लेकर के मामला था। एक एडमिट कार्ड जैसा कार्ड था जो गले में डाल के रखना पड़ता था हमेशा मजदूरों को। इसी वजह से जो है आंदोलन किया गांधी ने। बाद में आंदोलन सफल भी रहे गांधी के। ये गांधी ने हिंद स्वराज का लेखन गुजराती भाषा में 1909 में किया था, अफ्रीका, लंदन से अफ्रीका लौटते समय, है ना। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में गांधी ने अफ्रीका में की। तो गांधी ने श्रमिकों की समस्या, मजदूरों की समस्या आदि को लेकर के गांधी अफ्रीका में जो आंदोलन चलाए, कुछ आश्रमों की स्थापना की, संस्थाओं की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र निकाला, और अफ्रीका में रहने के दौरान जो कई बार वो जेल भी गए। वहाँ इनको जो है कई बार ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा मारा पीटा भी गया। तो कई सारी समस्याओं को उन्होंने झेला, समझा, है ना। इसीलिए गांधी को जो है अफ्रीका को उन्होंने प्रयोगशाला कहा है। गांधी ने यहीं से सीखा था कि किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आंदोलन में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, आवश्यक है। बिना लोगों के कोई आंदोलन चल नहीं सकता। और लोगों की जो ऊर्जा होती है आंदोलन को लेकर के, वो सीमित समय के लिए होती है। लोगों में ऊर्जा बनी रहे, आंदोलन में लोग बने रहें, इसलिए आंदोलन में ब्रेक देना, युद्ध विराम की युद्ध नीति जो गांधी ने भारत में लागू की, मेंस में सवाल पूछा गया इस पर, तो ये गांधी ने जो अफ्रीका में सीखा था। गांधी ने अफ्रीका में यह भी सीखा कि इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के सामने जो है निहत्थी जनता को हम किसी हथियार के माध्यम से नहीं लड़ा सकते। इसलिए गांधी ने जो है अहिंसा को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के सामने उन्होंने भारत के निहत्थी जनता को खड़ा किया। इसीलिए बाद में गांधी जी को जो है वन मैन वन बाउंड्री फोर्स कहा गया, है ना। तो गांधी की जो विचारधारा है वास्तव में शोध के विषय हैं। आज के लेवल पे अगर कुछ चीजें जानी जाएं तो गांधी को समझना बड़ी चैलेंजिंग वाली बात है। गांधी एक छोटे से पॉइंट पर रह करके लंबी दूरी के पॉइंट तक की बातें सोच लेते थे, है ना। आगे तो अफ्रीका में उन्होंने जो है 1893 से लेकर के और 1915 तक का जो समय है, ये गांधी का अफ्रीका में है दोस्तों। काउंट कर लीजिएगा, लगभग 22 ईयर्स जो है गांधी अफ्रीका में रहे हैं, है ना। ये उनका कार्यकाल अफ्रीका में रहा। इस पर जो है सवाल भी पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि गांधी ने भारत में गांधी का आगमन किस तरीके से हो रहा है ना। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि गांधी जब अफ्रीका में थे तो अफ्रीका में उन्होंने 1901 में भारत की यात्रा की थी, और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लिया था। सवाल ऐसा पूछा गया है कि गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, ये 1901 में की बात है, जब गांधी ने इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, चुपके से आए थे और चुपके से निकल गए थे, लेकिन भाग ले लिया था। क्लियर है। तो यहाँ ये सारी बातें गांधी की अफ्रीका में लेकर के कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम जो है आगे चल करके गांधी का भारत में क्या योगदान रहा, उन पर हम डिस्कस करते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी की भारत में एंट्री, प्रवेश होते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को जो है भारत में प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों। प्रवासी दिवस ये गांधी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में ही मनाया जा रहा है। गांधी जब भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि आप भारत का भ्रमण करिएगा, भारत की समस्याओं को समझिएगा। इसीलिए गांधी ने लगभग 2 साल भारत का भ्रमण किया, है ना। इसीलिए गांधी को
वो गोपाल कृष्ण गोखले को उनका राजनीतिक गुरु कहा जा रहा है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया, है ना। गांधी की लोकप्रियता से ब्रिटिश प्रभावित थे। ब्रिटिश जानते थे कि अगर गांधी से हम मदद मांगते हैं तो गांधी मदद करेंगे, और गांधी के कहने पर भारतीय लोग भी हमारी मदद करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। गांधी ने घर घर जाकर के भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और ब्रिटेन के साथ युद्ध करने के लिए, सहयोग करने के लिए भेजा। इसीलिए गांधी को जो है भर्ती करने वाला एजेंट, सार्जेंट, है ना, और केसर हिंद का टाइटल जो है ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे की बात करते हैं। गांधी की कुछ विचारधारा है, आपसे मेंस में सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। शक्तिशाली अस्त्र के रूप में अहिंसा। अभी हमने कहा था कि गांधी ने अहिंसा को अपना राजनीतिक हथियार बनाया था, है ना। निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब यह हुआ कि आंदोलन, हड़ताल, विद्रोह, विरोध, ये सब होने चाहिए, लेकिन उसमें हिंसा का तत्व शामिल नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध तो होगा, लेकिन उसमें हिंसा शामिल नहीं होनी चाहिए, है ना। वर्ग समन्वय की अवधारणा। गांधी ने समाज के सभी वर्गों के साथ सहयोग और साथ चलने की विचारधारा पर बल दिया, समन्वय की बात की, है ना। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक न्याय से संबंधित है दोस्तों। आर्थिक न्याय, ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि जितना भी पूंजी वर्ग है या कोई कंपनी का मालिक है, तो वो उस कंपनी के मालिक, उसको अपना मालिक न समझे, उसका ट्रस्टी समझे, न्यासी, देखभाल करने वाला अपने आप को समझे, खुद को उसका मालिक न समझे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब ये है ना। अस्पष्टता का उन्मूलन, छुआछूत जैसी बातें गांधी की विचारधारा में शामिल थी। मातृभाषा में शिक्षा। गांधी मातृभाषा के समर्थक थे। सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह, यह गांधी के आंदोलनों में आपको नजर आएगा, है ना। साध्य और साधन की पवित्रता, इस पर जो है मेंस में भी सवाल आया है। साध्य और साधन की पवित्रता का मतलब यह हुआ कि साध्य माने होता है लक्ष्य, और साधन माने होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए गए साधन। दोनों पवित्र होने चाहिए, है ना। जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा लक्ष्य है। अब पीसीएस बनने के लिए हम साधन क्या यूज कर रहे हैं? दो तरीके के साधन हो सकते हैं। अगर हम पवित्र साधन की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई, मेहनत करने की जरूरत है, और अपवित्र साधन की बात करें तो रिश्वत दे करके या कोई अन्य तरीका अपना कर एंट्री कर जाए, लेकिन वो साधन पवित्र नहीं होगा। तो गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में साधन और साध्य ये दोनों पवित्र होने चाहिए। क्लियर है। सर्वोदय की अवधारणा, है ना, तो समाज के सभी लोगों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। मशीनीकरण की आलोचना। गांधी आधुनिक तकनीक, मशीनीकरण, औद्योगिकरण के विरोधी थे। उन्होंने हस्तशिल्प उद्योग का समर्थन किया। स्त्रियों की भागीदारी पर बल। महिला आंदोलन को लेकर के गांधी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कहा था कि मैंने महिलाओं को चूल्हे और चौके से बाहर निकाला है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो घर के अंदर दोबारा ना चली जाए। क्लियर है। तो ये भी बात जो है उन्होंने उस आंदोलन के दौरान बोली थी। गांधी कुछ आंदोलन है, जैसे चंपारण सत्याग्रह। बिहार में चंपारण नील की खेती को लेकर के समस्या थी, तो उस नील की खेती को लेकर के एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखिए, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर गांधी जी जो हैं चंपारण आते हैं। और जब गांधी जी चंपारण आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर गांधी को देखने के लिए बड़ी भारी भीड़ उमड़ती है। वहां प्रशासन परेशान हो जाता है कि कौन आ रहा है ना। प्रशासन ने गांधी जी से मना किया, आग्रह किया कि आप वापस जाइएगा, लेकिन गांधी ने वापस जाने से मना कर दिया। अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा आरोपित 3 कठिया पद्धति का विरोध। 3 कठिया पद्धति का मतलब यह था कि टोटल भूमि का 3/20 भूमि पर जो है खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को वापस जाने का आदेश ठुकराना, अभी बताया।
दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ शामिल कौन कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, ब्रज किशोर, मजहर उल हक और महादेव देसाई। क्लियर है। तो ये कुछ लोग हैं। पीसीएस में सवाल कई बार आया हुआ है कि चंपारण आंदोलन में गांधी का सहयोग किस किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक और महादेव देसाई। बगान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली की राशि का 25% हिस्सा लौटाने का निर्णय दिया गया, है ना। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग है। अगर सवाल पूछा जाता है गांधी का पहला सत्याग्रह प्रयोग कहां पर किया, तो वो अफ्रीका में बताइएगा। और भारत में पहला सत्याग्रह प्रयोग जो है चंपारण में हो रहा है ना। तो गांधी का आंदोलन सफल रहा, है ना। अगला आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। 1960 में गुजरात का खेड़ा एक जगह है जहां किस अकाल की स्थिति है, और उस अकाल की स्थिति में भी लोगों से जो है कर वसूला जा रहा है। भीषण अकाल पड़ने के कारण फसल खराब हुई, जिसके बावजूद सरकार का मालगुजारी वसूलने का विरोध किया गया। किसानों को मालगुजारी अदा न करने से शोषणकारी कानून के विरुद्ध संघर्ष को प्रोत्साहन मिला, है ना। इंदुलाल याज्ञिक लीडर हैं, महादेव देसाई गांधी जी के साथ जो लोग हैं, नरहरि पारिक। तो नरहरि पारिक का नाम जो है चंपारण में भी है, यहाँ भी है। मोहनलाल पांड्या, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का नाम ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा केवल समर्थ किसानों को लगान वसूलने का निर्देश जारी किया गया। गांधी ने जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। तो बाद में निर्णय ये लिया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम हैं वो लोग कर अदा कर दें, और जो लोग सक्षम नहीं हैं वो अदा ना करें। क्लियर है। तो ये निर्णय लिया गया। अहमदाबाद का श्रमिक विवाद 1918। अहमदाबाद में मालिकों और श्रमिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली। उस महामारी के दौरान जो है सारे कारखाने उद्योग बंद हो गए। जब स्थिति सामान्य हुई तो लोग वापस आए, बोनस की डिमांड कर रहे थे मजदूर, और मालिक जो है देना नहीं चाहते थे। इसी को लेकर विवाद है। मिल मालिक 20% बोनस को देना चाहते थे, जबकि गांधी 25% बोनस चाहते थे। उसके बाद स्वीकार कर लिया गया। तो बाद में 35% बोनस जो है मजदूरों को दिया गया गांधी के माध्यम से। गांधी ने भूख हड़ताल भी की थी, ध्यान रखिएगा। यहाँ गांधी का सहयोग अनुसुईया बेन, ये उद्योगपति की बहन है अनुसुईया बेन, उनका नाम ध्यान रखिए। गांधी का प्रथम सफल आमरण अनशन था ये भूख हड़ताल वाला मामला। इसी समय गांधी ने 1918 में टेक्सटाइल अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है। ठीक है, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1918 रॉलेट सत्याग्रह फरवरी 1919 में। सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर जो है रॉलेट एक्ट लाया गया। सेडिसन कमेटी, ध्यान रखिएगा, इस समिति की सिफारिश क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों संबंधी विधेयक, नो अपील, बिना वकील, बिना दलील की बात की गई। प्रथम जन आंदोलन, गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर जन आंदोलन था, है ना। 6 अप्रैल 1919 की डेट डिसाइड की गई थी कि हम जो है इस रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाएंगे। रॉलेट एक्ट अपराध का विधान अधिनियम मात्र नहीं, शैतान का सहायक है, गांधी जी की बात कथन है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया, है ना। और इसी का नेतृत्व पंजाब में हो रहा है। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में पंजाब में आंदोलन किया गया। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और जो है डॉक्टर सत्यपाल की। और पंजाब में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब था कि 5 लोग से अधिक एक व्यक्ति एक साथ नजर आते हैं तो उनको गोली मारने का आदेश दिया गया। पंजाब में 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार होता है। इसी वैसाखी के त्योहार मनाने के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। इसकी जानकारी जनरल डायर को हुई। तो जनरल डायर को लगा कि हमने मार्शल लॉ लगाया पंजाब में, ये मार्शल लॉ के कानून का उल्लंघन है। इसलिए मार्शल लॉ के उल्लंघन को लेकर के जनरल डायर ने अपने बल का प्रयोग किया और जलियांवाला बाग को जो है चारों ओर से घेर करके वहां निहत्थे लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तब तक गोली चलाई जाए जब तक गोली खत्म ना हो जाए। इस घटना को हम लोग इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। हंटर आयोग का गठन किया था ब्रिटिश ने, है ना। बाद में कुछ हुआ नहीं। और यहां एक कमेटी के नाम ध्यान रखिए, तहकीकात
तहकीकात कमेटी या समिति, ये मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था जलियांवाला बाग की जांच करना। क्लियर है। ब्रिटिश ने हंटर आयोग बनाया था, भारतीयों ने तहकीकात कमेटी गठन किया था। इस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। महात्मा गांधी ने केसर हिंद लौटाया, है ना। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित बातें हैं। जलियांवाला हत्याकांड, है ना। सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार, आर डायर, है ना। 9 अप्रैल, क्लियर है। नाइटहुड की उपाधि, हंटर कमीशन, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, तहकीकात कमेटी, गांधी उसके अध्यक्ष थे दोस्तों। तो ये जो बातें हैं जलियांवाला बाग, आगे हम लोग जो हैं गांधी के आंदोलनों को कवर करेंगे। थैंक यू।